वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का क्लास स्टार्ट किया था। तो असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का आज सेकेंड क्लास है। आज का क्लास में रहेगा टोटल 25 क्वेश्चंस, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटली सिलेबस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। ये जो पेपर है मैं खुद सेट किया हूँ। तो पिछला दिन एक स्टूडेंट मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी में भी पेपर बनाने के लिए। तो मेरा मदर टंग तो हिंदी नहीं है, बंगाली है, तो हिंदी में पेपर बनाऊंगा। लेकिन आज का जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि ये जो पेपर बनाया था मैं, वो उसका रिक्वेस्ट करने से पहले मैं बनाया था। तो इसका बाद जो पेपर मैं बनाऊँगा ABT का, असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का, वो हिंदी में भी रहेगा, ठीक है। तो तब तक हम लोगों को साथ जुड़े रहना, हम लोग को सपोर्ट करते रहना, क्योंकि हम नया चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोग अगर हमको सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और भी अच्छा से बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास में आप देख सकते हैं फीटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर वालों के लिए क्लास है, ठीक है। तो मेरा नाम शुभजीत ठाकुर है, आप सभी जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो आज का वीडियो नया देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फीटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के लिए अच्छा क्लास आप सभी के लिए लाता हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ ए वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर इज। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर है उसका जो वर्नियर स्केल का एक एक डिवीजन का वैल्यू क्या होता है। तो पहले जानना है वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर क्या होता है। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर होता है एक प्रिसिशन एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब बहुत ही सूक्ष्ममापी एंगल को मेज़र करता है। कितना एक्यूरेसी में मेज़र करता? 5 मिनट एक्यूरेसी में मेज़र करता। हम लोग जानते हैं जो बीवेल गेज होता है उसका एक्यूरेसी होता है 1 डिग्री। तो बीवेल गेज अगर यूज़ करके हम लोग 1 डिग्री एक्यूरेसी ला सकते हैं, तो उससे भी कम अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तब हम लोग यूज़ करेंगे वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। कोई भी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो पहले जानना है वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर जो होता है उसका रेंज क्या होता है। उसका रेंज होता है 23/12, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो ऊपर में रहता है उसको MSD बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन बोलता है, मेन स्केल होता है। और नीचे जो रहता है वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। तो ये होता है डबल स्केल में। तो हम लोग को जानना चाहिए इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है MSD माइनस VSD, ठीक है। तो ये डबल स्केल है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 2 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो 2 MSD मतलब क्या है? एक एक MSD का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 डिग्री। तो 2 MSD मतलब क्या होता है? 2 डिग्री होता है। और 1 VSD का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। तो इधर 2 डिग्री से अगर 1 डिग्री 55 मिनट को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं 1 डिग्री इजिकल टू हो जाता है 60 मिनट, ठीक है। तो 2 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और वर्नियर स्केल का क्या होगा? वर्नियर स्केल का 1 डिग्री 55 मिनट मतलब 1 डिग्री मतलब 60 मिनट प्लस 55 मिनट 115 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर माइनस करेंगे तो तब आ जाएगा इसका लिस्ट काउंट 5 मिनट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट आ गया। तो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर स्केल कैसा होता है? ये अगर वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर होता है इसका ये दो स्केल आप देख सकते कैसे होता है। ये मेन स्केल होता है, ठीक है। सोच लो जो वर्नियर स्केल का वैल्यू होता है ना, वो वर्नियर स्केल सोच लो इधर एक इधर रहेगा, तो 1 2 क्रॉस करके इधर रहेगा, ठीक है, इधर रहेगा। तो ये ऊपर वाला जो होता है एक एक मेन स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। एक एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, ये एक बार में 2 डिवीजन को क्रॉस कर रहा है, 2 MSD को मतलब मेन स्केल डिवीजन को क्रॉस कर रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट निकालते टाइम हो जाएगा 2 डिग्री, मतलब ये डबल स्केल में है, ठीक है। तो और जो ये जो वर्नियर स्केल का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 1 डिग्री 55 मिनट होगा, ठीक है। ये 2 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री से थोड़ा कम होगा, और वही हो जाएगा उसका लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 5 मिनट। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कैसे लिस्ट काउंट निकालता है, वो भी मैं बता दिया। और इसका जो स्केल का रेंज होता है वो होता है 23/12। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। लिस्ट काउंट कैसे निकालता है वो आप लोगों को जानना चाहिए, तो मैं डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर से आता है,
विच इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डायल। ठीक है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायल। ठीक है, और जब हम लोग वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं एंगल मापने का टाइम, रेफरेंस का हिसाब से क्या काम करता है, रेफरेंस के हिसाब से हम लोग का स्ट्रोक काम करता है। ठीक है, स्ट्रोक काम करता है। तो आप लोग को 2 पॉइंट याद रहना चाहिए, क्योंकि वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर से ये 3 ही 4 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटूम फ्रॉम व्हिच द मेजरमेंट ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज आर टेकन। बोल रहा है जो वर्नियर हाइट गेज का जो डाटूम होता है, जहाँ से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, डाटूम पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जहाँ से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, तो कौन सा पॉइंट को हम लोग डाटूम पॉइंट मानते हैं वर्नियर हाइट गेज का, तो हम लोग बेस को मानते हैं। ठीक है, तो वर्नियर हाइट गेज का जो बेस होता है उसको हम लोग डाटूम पॉइंट मानते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है वर्नियर हाइट गेज से कि इसका बेस किस मटेरियल से बनता है, तो ज़्यादातर जगह में इसका राइट आंसर दे देते हैं एल्यूमिनियम एलॉय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम एलॉय। और अगर हम लोग बात करेंगे वर्नियर हाइट गेज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, लेआउट पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, मार्किंग का टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी स्लॉट का विद मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वर्नियर हाइट गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी होल का पोजीशन निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए हम लोग वर्नियर हाइट गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिसिटी जब हम लोग चेक करते हैं उसका साथ क्या यूज़ करते हैं, हम लोग डायल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, इंक्रीज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कार्बन स्टील बियॉन्ड 0.83% रिजल्ट इन प्रोपोर्शनल। मतलब बोल रहे हैं कोई भी अगर हम लोग हीट ट्रीटमेंट का ग्राफ देखेंगे तो उसका जो 83% जो होता है उसको बोलते हैं पियरलाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये 0 से शुरू होता है, 0 होता है फेराइट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो 0 से जब भी कार्बन परसेंटेज बढ़ते रहता है उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर घटते रहता है। ठीक है, और जितना कार्बन बढ़ते रहता है उसका हार्डनेस भी उतना ही बढ़ते रहता है। और सबसे अच्छा स्टील, गुड क्वालिटी स्टील होता है पियरलाइट कंडीशन में 0.83% में। और उसका जब भी बियॉन्ड मतलब उस 83% जब भी आगे जाएगा, मतलब 0.86 की 0.9 ऐसे जाएगा, कार्बन परसेंट जब भी बढ़ता रहेगा तो क्या होता है, कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है इसीलिए हार्डनेस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन हार्डनेस। ठीक है, तो 0.83% का बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं सीमेंटेड स्ट्रक्चर। सीमेंटेड स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है आयरन कार्बाइड। ठीक है, तो आयरन कार्बाइड स्ट्रक्चर इसको भी बोलता है। सीमेंटाइट क्यों बोलता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन ज़्यादा रहता है इसीलिए सीमेंट का जैसा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए इसका नाम है सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। बोल रहे हैं हीटिंग एंड कूलिंग करके मतलब गर्म करके और ठंडा करके कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर को चेंज करने का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है हीट ट्रीटमेंट। तो हम लोग पहले ही इस चैप्टर कंप्लीट कर दिया, जिसको जो भी डाउट है हीट ट्रीटमेंट चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि उधर हम हीट ट्रीटमेंट का ग्राफ भी क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो इधर क्या बोल रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट मतलब हीट दे के जो ट्रीटमेंट होता है मेटल का ऊपर उसको ही बोलता है हीट ट्रीटमेंट। मेटल का अंदर अगर हम लोगों को एनेलिंग प्रॉपर्टी लाना है तो है एनेलिंग प्रॉपर्टी ला सकते हैं, हम लोगों को हार्ड करना है मेटल को तो वो भी कर सकते हैं। किसका द्वारा हम लोग कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट करके। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट का 2 मेन प्रोसेस क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट जनरली 4 टाइप्स का होता है, एक होता है हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग और होता है एनेलिंग। ठीक है, तो हार्डनिंग मतलब इसको हार्ड करते हैं मेटल को, टेम्परिंग मतलब हार्ड हो जाता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, तो इसका अंदर टफनेस बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। और ये जो होता है नॉर्मलाइजिंग मतलब हीट ट्रीटमेंट करने के बाद उसका अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है उसको रिलीज़ करते हैं, और इसका जो फ्री ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है उसको फ्री ग्रेन स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, एनेलिंग स्ट्रक्चर में हम लोग मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी एक मेटल का मैशिनेबिलिटी मतलब मशीन द्वारा काट सकते हैं वैसा प्रॉपर्टी हम लोग बना सकते हैं, और मेटल को नरम भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अप्लाइड व्हेन नो वर्क डन इज डन इज। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है मैं पहले ही बता दिया, बहुत सोच समझ के मैं बनाया हूँ, क्योंकि जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा इसका सिलेबस हम देख लिया कि इधर से क्वेश्चंस आ सकता है, इधर से क्वेश्चंस आएगा, तो मैं उसी चैप्टर से क्वेश्चंस बनाया हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है कब वर्क डन 0 होता है
फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कितना डिग्री एंगल होता है जब वर्क डन जीरो होता है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए, जब फोर्स का डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री होता है तब वर्क डन जीरो होता है। क्यों होता है? हम लोग जानते हैं वर्क डन मतलब क्या होता है। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हम बोल दिया जो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इधर एफ का जगह अगर सोच लो कुछ होगा, एफ का वैल्यू अगर सोच लो 10 है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर सोच लो 5 है। ठीक है, और कॉस ए अगर 90 डिग्री बोला, कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0। तो ए अगर 0 हो जाएगा तो ए भी तो 0 होगा ना, तब क्या हो जाएगा वर्क डन 0 हो जाएगा। इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब 90 डिग्री होगा तब वर्क डन 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और कब मैक्सिमम होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है? स्पीड वेलोसिटी चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा बोरिंग टेक्नीशियन में। ठीक है, तो इधर क्या बोल रहा है, तो हम लोग को 3-4 फार्मूला याद रहना चाहिए स्पीड वेलोसिटी चैप्टर से। एक होता है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोग प्लीज़ कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना। और एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ठीक है, और क्या होता है, और एक होता है जो होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v मतलब क्या होता है? v मतलब होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होता है। ये मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। t मतलब क्या होता है? टाइमिंग होता है। ठीक है, और s मतलब क्या होता है? दूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इधर क्या पूछ रहे हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इधर देखते हैं, जब भी साइंस का मैथ आप लोग कैलकुलेशन करने जाएंगे, सबसे पहले आप लोग का काम होता है कि कौन सा चीज़ क्वेश्चन में दिया है। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है, मतलब एस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, और टाइम दिया है टी इजिकल टू 8 सेकेंड। और क्या बोला? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब उसका जो इनिशियल वेग था वो 0 था। ठीक है, इसीलिए जो यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 3-4 पॉइंट है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 3 फार्मूला होता है, उधर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिर्फ आप लोगों को सोच समझ के लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सही होगा। तो हम लगाएंगे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 इंटू टी, मतलब 0 इंटू टी क्या हो जाएगा? 8, तो 0 हो जाएगा पहले। और हाफ क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या है? 20। ए का वैल्यू क्या है? 20। और टी मतलब क्या है? 8 इंटू 8। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे क्या हो जाएगा? 2 10 हो जाएगा 20, तो 8 8 64 टोटल हो जाएगा। एस इजिकल टू 640 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए सेंटीमीटर में आंसर आया है। तो हम लोग को मीटर में बदलना है, तो ये भी आप लोगों को देखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है 640 मीटर भी दे देता है, लेकिन ये तो राइट आंसर नहीं होता। तो इसको हम लोग मीटर में अगर बदलना जाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तब आंसर हो जाएगा 6.4 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप जो आज का वीडियो देख रहा है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। व्हाट्सअप में मेरे को एसएमएस करना, व्हाट्सअप में मैं ए वाला क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। इधर से ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जितना ज़्यादा हो सके डिटेल्स में आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या बोल रहा है? इसका जो मोमेंटम होता है कोई भी एक पार्टिकल का, वो मोमेंटम किसका इक्वल होता है? गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का समान होता है। तो वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का? ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है। पार्टिकल का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला जानना है और कुछ नहीं। साइंस मैथ कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। तो कोई भी अगर पार्टिकल का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी।
और काइनेटिक एनर्जी का समान होता है। बोला है मोमेंटम का समान होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर क्या हो जाएगा, भी से भी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, इधर एक भी रहेगा तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो भी मतलब क्या है, अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग, तो भी मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं, मास दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, तब मोमेंटम निकालने के लिए बोलता है। तो एक स्टूडेंट मेरे को यही क्वेश्चन भेजा था, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन मतलब अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों को सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, जो स्पीड वेलोसिटी चैप्टर का 3 फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये टोटल याद रखना है। तो एक एक क्लास में मैं साइंस का हार्ड मैथ का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा और साइंस का एमसीक्यू भी मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर का, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू होगा 6, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बोल दिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ए बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला जाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है सिर्फ आप लोग को वैल्यू पुट कर देना है। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab का वैल्यू क्या है, 6 है। तो 25, 5 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर 13 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, ए ड्रिल मशीन यूज्ड बाय ए कारपेंटर फॉर कैबिनेट मेकिंग, मतलब बोल रहा है जो कारपेंटर यूज़ करता है कैबिनेट मेकिंग के लिए, कारपेंटर जो ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं उस मशीन का नाम क्या होता है, वो होता है ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन। थ्योरी का भी जो जो क्वेश्चन है सिलेबस मेंटेन करके मैं बनाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, व्हाट सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशियो 3:4:7 सो दैट द सेकेंड पर्सन रिसीव 12 ओनली, मतलब ₹12 ओनली। मतलब बोल है टोटल कितना मनी है, कितना पैसा है, अगर हम लोग 3 पर्सन मतलब 3 व्यक्ति का बीच में अगर हम लोग बांट देंगे, रेशियो क्या होगा 3:4:7, ठीक है। तो बांट देने के बाद क्या होगा, जो बी सेकेंड पर्सन है उसको 12 रुपया मिला है, ठीक है। तो 12 रुपया उसको मिला है, तो टोटल कितना रुपया था जो इसको 12 रुपया मिला है। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे रेशियो क्या था 3:4:7, ठीक है। तो अगर नॉर्मली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं जो रेशियो में रहता है, रेशियो जब भी होता है तब इसका साथ कुछ ना कुछ ऐड होकर रहता है, ये 1 भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि इधर एक्स ऐड है, इसका साथ भी एक्स गुना है, इसका साथ भी एक्स गुना है। 7:1 भी हो सकता है, 7:2 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, 4:2 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 3:5 भी हो सकता है, 3:6 भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर क्या होगा आप देख सकते हैं इसका साथ, तो ये जो रेशियो 4x है, 4x इक्वल टू क्या है बोल रहा है 12 है। मतलब अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 4x उसका तो टोटल है, तो क्या है 12 बोल रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। तो 4 का साथ क्या चाहिए, 4 का साथ अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तब उसका वैल्यू हो जाता है 12, ठीक है। तो 3 का साथ भी ऐसे होगा, 3 का साथ 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 का साथ अगर 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और क्या था, और सेकेंड पर्सन का क्या था 12 था। तो टोटल कितना मनी है, तो आप देख सकते हो टोटल कितना मनी है, टोटल हो जाएगा 42, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग इजीली, ये तो ट्रिक्स दे के हम बताया, हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच लीजिए कि 42 रुपीज़ है टोटल, हम लोग को बोल दिया कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको 12 रुपया मिला है, 12 रुपया मिला है, तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यार सही में हो रहा है कि नहीं। तो 4 रेशियो किसका है, सेकेंड पर्सन का, और तीनों का अगर जो करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 3 42, तो सेकेंड पर्सन का 12 भी आ रहा है, मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप लोग निकाल सकते हैं और आप लोग ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, स्मॉल होल गेज आर यूज टू मेजर होल्स एंड स्लॉट्स, ये होल हो जाएगा, ठीक है, ये होल हो जाएगा, ठीक है, होल एंड स्लॉट।
मतलब बोल रहा है जो स्मॉल होल गेज होता है वो होल्स और स्लॉट का डायमेंशन लेता है, ठीक है, तो इंटरनल डायमेंशन लेता है। और उसका रेंज क्या होता है, उसका रेंज होता है बिलो 12.7, ठीक है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए बिलो 12.7, और 12.7 से अगर बड़ा होल हो जाएगा तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेलीस्कोपिक गेज यूज़ करेंगे, जिसका साइज होता है, साइज वेरी करता है 12.7 mm से 152.4 mm, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए, टेलीस्कोपिक गेज का ये रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर। तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट में वायरमैन का भी पोस्ट है, तो वायरमैन का पोस्ट है इसीलिए इलेक्ट्रिशियन से भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन से हैं। जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या मेज़र करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब कोई भी एक सर्किट का दो पॉइंट का बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक सर्किट का कोई भी दो पॉइंट का बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वो होता है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट होता है उसका यूनिट, वोल्टेज का भी यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ओके। और इलेक्ट्रिक पावर का क्या यूनिट होता है, किलोवाट, ठीक है। किलोवाट इसका यूनिट होता है। और रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, ओहम होता है, ठीक है। ओहम होता है उसका यूनिट। ओहम का सिंबल क्या होता है, ऐसे सिंबल होता है। तो इलेक्ट्रिशियन से ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इधर से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से क्लास करना, और जितना ज़्यादा फ्रेंड है आप लोग प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और मेरा चैनल के बारे में सबको बताना, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ेंगे ना। तो आज का देखते 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट चैप्टर से क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिट से देता हूँ। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल भी होता है, आर्क भी होता है। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर सी को मानेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, क्योंकि एसआई में बोला है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में पूछा है, ठीक है। एसआई यूनिट जब बोलेगा तब हो जाएगा जूल, और जब पूछेगा कि सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा तब हो जाएगा आर्क, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू हो जाता है 10⁻7 आर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम विल बी। मतलब बोल रहे कोई भी क्यूब का सरफेस एरिया टोटल कितना है, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो जब भी ऐसा बोल देगा तो हम लोगों को सरफेस एरिया बोल दिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो जो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 6 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 216, मतलब बोल दिया कि सरफेस एरिया हो जाएगा 216, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 216/6, ठीक है। 2 3 तो 36 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा √36, मतलब आ जाएगा 6, ठीक है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला, जब भी क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए का वैल्यू 6 है, तो ए क्यूब मतलब हो जाएगा 216, ठीक है। तो आप लोग ये मत देखना कि दोनों सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का वैल्यू हर टाइम समान आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इसका जगह 7 में रहता, 7 का क्यूब में रहता तो ऐसा नहीं आता, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, ए पैरेललोग्राम हैज साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज। मतलब बोल रहे पैरेललोग्राम मतलब क्या है, समांतरिक है। जो समांतरिक होता है उसका दो साइड का साइज क्या दिया 15 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर, और इसका एक डायगोनल का लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया निकालने के लिए बोला है। तो आप देख सकते हैं ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो समांतरिक है आधा हो गया, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को क्या बोलता है, इस ट्रायंगल को बोलता है, इसका कोई भी साइड समान नहीं है, इसीलिए इसको विषम बहु त्रिभुज बोलता है, स्केलेन ट्रायंगल बोलता है। तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल था, ठीक है। तो ए था 15, ए 7 और ए 20। तो ये जो ट्रायंगल है, ये विषम बहु ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही दो ट्रायंगल है ना, तो दो ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल का अगर एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, तो एक ट्रायंगल निकालने के बाद उसका साथ और एक ट्रायंगल का
एरिया अगर जोड़ कर देंगे तो टोटल पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले ए ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसका बाद दूसरा ट्रायंगल का तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जो विषम बहु ट्रायंगल होता है ना, तो इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस मतलब क्या है? एस मतलब होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, अर्ध परिसीमा। ठीक है, जो परिसीमा होता है उसका हाफ होता है अर्ध परिसीमा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं एस का वैल्यू? एस का वैल्यू मतलब होता है एस इजिकल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब बोला तीनों जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स का जोगफल बटा 2। ठीक है, तो तीनों साइड्स क्या क्या हैं? एक है 15 है और एक है 7 है और एक 20 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोटल 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 बटा 2 क्या हो जाएगा? 21। तो एस का वैल्यू निकल के आ गया 21। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकलने का क्या फॉर्मूला होता है? रूट ओवर एस, एस मतलब 21 माइनस मतलब एस माइनस ए, तो ये 21 माइनस 15, 21 माइनस 7 इंटू 21 माइनस 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में? 21 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको जब अब लोग वर्गमूल करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तब इसका वैल्यू आ जाएगा 42। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाएगा 42। तो एक ट्रायंगल का आ गया 42। तो पहले क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल का अगर 42 हो जाएगा तो दूसरा और एक सेम ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल, इसलिए 42 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम था उसका एरिया हो जाएगा टोटल 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पैरेललोग्राम दे देगा और एक डायगोनल का भी वैल्यू दे देगा, तब क्या करना पड़ेगा? जो स्केलेन ट्रायंगल, विषम बहु ट्रायंगल होगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के बाद उसका साथ और एक एरिया जोड़ या 2 से गुना कर देंगे तब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, टूल विल रब अगेंस्ट द वर्क सरफेस एंड कटिंग फोर्स इंक्रीजेस व्हेन। जब बोल रहे हैं जब भी हम लोग कोई भी टूल का द्वारा वर्कपीस को काटते हैं, सोच लो कि ड्रिल है, तो ड्रिल का अगर क्लियरेंस एंगल कम हो जाता तो क्या होता है? वो टूल वर्कपीस का साथ राब होता है, मतलब घिसता है। ठीक है, इसीलिए हीट भी उत्पन्न होता है। तो ये जो राबिंग को कम करने के लिए, जो घिसता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्लियरेंस एंगल को थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, क्लियरेंस एंगल कम होने से टूल जॉब का साथ घिसता है। ठीक है, रब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ए चिप व्हाइल कटिंग इज बेस्ड ऑन द। जब भी बोल रहे हैं क्वेश्चन में बोल रहे हैं काटिंग करते टाइम चिप फॉर्मेशन जो होता है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है रेक एंगल ऑफ द टूल। टूल का रेक एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। रेक एंगल का काम क्या होता है? चिप्स कौन सा डायरेक्शन में निकलेगा वो भी रेक एंगल दिखा देते हैं। ठीक है, तो रेक एंगल का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ चिप्स, रेक एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बोल रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, एज सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी। मतलब बोल रहा है ए का जो सैलरी है, सोच लो ए, इधर ए है और इधर बी है। ए का जो सैलरी है 20% लेस देन बी सैलरी। सोच लो अगर बी का जो अगर 100 होगा तो 20% लेस, मतलब 100 में 20% लेस तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बोले? देन बी सैलरी इज मोर देन एज सैलरी बाय, मतलब बोले तब बी सैलरी एज सैलरी से कितना परसेंटेज ज़्यादा है? तो कैसे निकालेंगे? जब ए का सैलरी 80 है तो तब बी का सैलरी 20 ज़्यादा है। जब उसका सैलरी 100 होगा, ए का सैलरी जब 100 होगा तब उसका कितना ज़्यादा होगा? तो 20/80 इंटू 100, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो बोल रहा है 80 में अगर 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 100%, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए बोला, परसेंटेज में कितना होगा? 20% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 व्हेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। ये होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब क्या है? 90 डिग्री से कम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। आप देख सकते हैं ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो हम लोग इसका क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इधर क्या बोला कि जो 3a का वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है,
तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इधर cos a माइनस 26 है, तो इधर ब्रैकेट में 1 है, इसीलिए हम जो सामने वाला है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइन, तो ऐसे हम लोग लिख सकते cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। तो ए तो राइट साइड में तो ए दिया है, और साइन 3a का मतलब ही हो जाता cos 90 माइनस 3a। जैसे हम लोग को होता साइन थीटा मतलब क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का जगह इधर क्या होगा 3a हो जाएगा। ठीक है, तो सेम है, तो इसका ये जो cos 90 माइनस थीटा है इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, तो इसीलिए ऐसे हम लोग लिखा है cos 90 माइनस 3a। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में cos कट जाएगा क्योंकि ये इंटू है इसीलिए कट जाएगा, तो 90 माइनस 3a और a माइनस 26 बाचा है। ठीक है, तो 90 माइनस 3a और a माइनस 26। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a जो है 90 प्लस 26 बटा 4a हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 29। ठीक है, तो अब लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा 29। तो आप लोग अगर चाहे कि ये साइन का जगह अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहेंगे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू इधर क्या है a माइनस 26। ठीक है, तो इधर a सेकेंड ब्रैकेट होगा और ये थीटा है इसीलिए फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में साइन 90 माइनस a प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर रहेगा और लेफ्ट साइड में रहेगा साइन 3a। तो ऐसे भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो साइन साइन कट जाएगा तब भी सेम कैलकुलेशन आ जाएगा। जब भी इधर बोल देगा कि एक्यूट एंगल तब मतलब 90 डिग्री से हम लोग को माइनस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, उधर से क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जांच करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इफ़ ए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 100 kg इज हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 kg है और इसका वेलोसिटी वेग कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, तब इसका मोमेंटम क्या हो जाता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोला है 100 मास और वेलोसिटी 25, तब क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए 2500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे साइंस का मैथ कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत आसान होता है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ माइक्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ साइज बिकॉज डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है बहुत लंबा रेंज तक ये मेज़र कर सकते हैं क्योंकि इट हैज़ ए नंबर ऑफ एक्सटेंशन रॉड। इसका बहुत सारा नंबर में एक्सटेंशन रॉड रहता है, इसीलिए हम लोग बहुत ही वाइड रेंज मतलब बहुत ही लंबा रेंज में बहुत ही ज़्यादा रेंज में हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ भी नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ सरफेस फिनिश रेफर्स टू द। सरफेस फिनिश का मतलब क्या है, सरफेस फिनिश की रफनेस या स्मूथनेस, तो उसको ही तो हम लोग बोलते हैं ना सरफेस फिनिश। तो हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनिश कैसा है, हम लोग ऐसे बोलते हैं रफ है या बोलते हैं कि स्मूथ है, तो ऐसे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा रफनेस और स्मूथनेस ऑफ ए सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, द पार्ट ऑफ ए वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर व्हिच इज़ नॉर्मली यूज्ड एज ए रेफरेंस बेस फॉर मेजरिंग एंगल्स। हम पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो मेजरिंग करते टाइम एंगल मेजरमेंट करते टाइम उसका बेस का हिसाब से क्या काम करता है, उसका स्टॉक काम करता है। ठीक है, तो स्टॉक काम करता है, आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट मेटल पार्टिकल्स दैट इन द पोर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। जब भी हम लोग सॉफ्ट व्हील का अगेंस्ट में सॉफ्ट मेटल को ग्राइंडिंग करेंगे तब क्या होता है, जो सॉफ्ट मेटल पार्टिकल है वो सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील का बीच में घुस जाता है। जब भी ग्राइंडिंग व्हील का टीथ का बीच में घुस जाता है तो क्या होता है, उसका जो टीथ होता है टोटली क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, और ग्लेजिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लेजिंग होता है जब भी हम लोग हार्ड व्हील के अगेंस्ट में हार्ड जॉब को ग्राइंडिंग करेंगे, मतलब हार्ड व्हील में हार्ड जॉब को अगर ग्राइंडिंग करेंगे तब क्या होता है, हार्ड जॉब होने का वजह से वो जो ग्राइंडिंग व्हील का टीथ होता है वो टूट जाता है और एक सरफेस फिनिश मतलब स्मूथ सरफेस बन जाता है, ग्लेज सरफेस। ठीक है, चमकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्लेजिंग। ठीक है, और ड्रेसिंग क्या है,
ये दोनों प्रॉब्लम जो होता है, इसीलिए ग्राइंडिंग व्हील मेटल को कट नहीं सकते हैं। और तो हम लोग ड्रेसिंग करके एक न्यू कटिंग एब्रेसिव वाला सरफेस को निकालते हैं, ठीक है। और ट्रूइंग क्या है, उस मशीन स्पिंडल का साथ ग्राइंडिंग व्हील को टोटली कॉन्सेंट्रेट रखने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रूइंग। तो आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और डिटेल्स में आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द सूटेबल कटिंग फ्लूइड फॉर प्रिसिशन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के लिए, जो प्रिसिशन ग्राइंडिंग के लिए सूटेबल कटिंग फ्लूइड क्या यूज़ होता है, वो होता है सिंथेटिक सॉल्यूबल ऑयल। अगर इधर प्रिसिशन का जगह का ओनली ग्राइंडिंग होता कि सूटेबल कटिंग फ्लूइड फॉर ग्राइंडिंग के लिए ये मोस्टली जो कटिंग फ्लूइड यूज़ होता है वो होता है सॉल्यूबल ऑयल। जब भी प्रिसिशन ग्राइंडिंग बोल देगा तब हो जाएगा सिंथेटिक सॉल्यूबल ऑयल, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो आज का था टोटल 25 क्वेश्चन जो मैं अच्छा से डिस्कस कर दिया। और ABT का, असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का, अगर और भी अच्छा पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप सभी कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि साइंस से, इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जितना ही मिलता है ऑफ टाइम में मैं आप सभी के लिए टाइम बचा के वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, कमेंट करके सपोर्ट करना। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।